हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक सेल या कोशिका है, जिसमें हम लोग व्हाट इज सेल या कोशिका किसे कहते हैं इसे बेहद सिंपल वर्ड्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हम और आप सभी लोगों ने अपने आसपास बिल्डिंग्स या मकानों को बनते हुए देखा है। इन मकानों में कैसे एक मैशन या राजमिस्त्री ईंटों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर एक मकान या बिल्डिंग का पूर्ण शक्ल प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से ये कोशिकाएं भी जो होती हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के निर्माण में ईंटों के समान ही उसको एक शारीरिक संरचना प्रदान करने का प्रयास करता है। मतलब कि इसी कारण सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। मतलब कि जीवन की संरचनात्मक इकाई। मतलब चूंकि ये सेल जो है आपके शरीर को एक शेप प्रदान करता है, इसको एक आकार देता है, इसी कारण इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेकंड, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये आप स्ट्रक्चरल जो यूनिट है उससे आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, इसी कारण इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। मतलब कि जीवन की मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके निर्माण में विदाउट सेल हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि सेल के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सकता है। इसी कारण इसे सेल को फंडामेंटल या मूलभूत इकाई जीवन की हम लोग कहते हैं। तीसरी, सेल के विषय में आपने देखा होगा कि सेल के विषय में ये कहा जाता है कि इट इज अ फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि ये जीवन की कार्यात्मक एवं सबसे लघुत्तम इकाई होती है। तो कार्यात्मक क्यों और किस सेंस में होती है? क्योंकि सेल अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी है। क्योंकि ये सेल जिसकी चर्चा हम लोग सेल स्ट्रक्चर में करेंगे, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, इस न्यूक्लियस में डीएनए होती है, यानी कि जेनेटिक जो गुण होता है वो डीएनए के रूप में आपका होता है। और ये डीएनए में ही उन सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसके माध्यम से सेल के अंतर्गत आने वाले सभी ऑर्गन्स या सभी कोशिका के अंतर्गत आने वाले अंग जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये सारी जानकारी उसमें लिखी होती छुपी होती है और उसके माध्यम से ये काम होता है। उसी प्रकार से साइटोप्लाज्म जिसकी चर्चा भी हम लोग स्ट्रक्चर में करेंगे, उसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आपके ऑर्गेनेल्स या कोशिका के अंग होते हैं जिनकी अपनी अपनी वर्क होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका अपना वर्क है, लाइसोसोम उसका अपना वर्क है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका अपना वर्क है, ये तमाम जो है। तो ये सेल अपने आप में एक ऐसी बॉडी होती है जो पूर्णतः उनका अपना एक काम होता है, उनका एक फंक्शन होता है। तो इसी कारण इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं। दूसरा, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या लघुत्तम इकाई इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके छोटा या सेल से कोई अगर छोटे यूनिट को अगर हम ले तो उसमें ये सारे फंक्शनल गुण नहीं होते हैं जो सभी सेल में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ प्रश्न उठ सकता है तो कि क्या सेल जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे इसमें एटम प्रेजेंट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि चाहे वर्ल्ड का कोई भी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सभी एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जैसे सेल जो है वो भी प्रोटीन एवं वाटर से मिलकर बना होता है। अब प्रोटीन जो है वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसका निर्माण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि से आपका हुआ है आपका। वैसे ही वाटर जो है वो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। तो ये हो सकता है कि आप इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में इसमें आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, परंतु स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट जो है वो आपका सेल होता है। इसी कारण इसे फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से हम लोग जानते हैं आपका। दूसरा चीज इसमें हम लोग देखेंगे कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले सेल शब्द का यूज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटेन के एक स्कॉलर थे जिन्होंने 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले सेल शब्द का यूज किया। और ये सेल शब्द जो है ये ओरिजिनल लैटिन वर्ड सेल्यूला से निकला है।
और इस सेल्यूला का मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटा सा कमरा है, टाइनी कंपार्टमेंट। और ये जो है रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री के एक कॉर्क होता है जो कि एक डेड सेल है, उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। और उसको जब अपने माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको दिखा, और उसी को उन्होंने इसका सेल का नाम दे दिया। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो वो रॉबर्ट हुक थे। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, सबसे पहले किसी लिविंग सेल की बात की, तो इसको बताने वाले पहले थे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ये डच या नीदरलैंड के एक स्कॉलर थे आपका, जिन्होंने 1674 में एल्गी पर रिसर्च किया। और उन्होंने बताया कि ये सेल में तमाम छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट तो होते ही हैं, जिसकी चर्चा रॉबर्ट हुक पहले ही कर चुके हैं। और साथ साथ उन्होंने इस विषय पर को भी इंडिकेट किया कि ये स्मॉल कंपार्टमेंट में बने हुए जो सेल होते हैं, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हमने किया था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह ऐसे कोशिकांग होते हैं। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया, समय बढ़ती गई, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन बढ़ता गया, उसकी क्षमता बढ़ती गई, वैसे वैसे सेल के विषय में जानकारी का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। उसी ढंग से हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कि जब किसी शब्द के आगे थ्योरी लगता है, मतलब कि उसके विषय में लगभग हर एक पक्ष के विषय, उसके हर एक पक्ष के विषय में एक लगभग जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो उसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो उसी को थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी जो है, ये कोशिका सिद्धांत सबसे पहले देने वाले थे जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था स्लाइडन और थियोडोर स्वान। स्लाइडन एवं स्वान, जिन्होंने 1839 में सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद 1839 के बाद तमाम प्रकार के नए नए प्रयोग होते गए। 1940 में आपका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, और उससे लेकर आज तक का वक्त में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, जिसके कारण हमें सेल के विषय में एक व्यापक जानकारी हमारे पास है। तो उसी जो आज तक जो भी रिसर्च हुए हैं, उसके आधार पर सेल को कैसे डिफाइन किया सकता है, या सेल के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसकी चर्चा हम लोग नीचे कुछ लाइंस में हमने किया है, जिसमें कुछ चीजें रिपीट होंगी जो आपको मैंने सेल में स्टार्टिंग में बताई थी। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो हो सकती है कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कि केवल एक कोशिका से बना हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं हों आपकी। तो जो एक कोशिका से बनी होती है, जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसको हम लोग एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं। जैसे कि इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि यूनिसेल्युलर में आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आर्किया और कुछ एल्गी को हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं, जिसकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है। उसी प्रकार से एक से ज्यादा सेल की बनी हुई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और ये बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, इसमें स्वाभाविक है कि वन सेल की तुलना में इसमें ऑर्गेनेल्स की मात्रा ज्यादा मैच्योर होती है, जिसकी चर्चा हम लोग सेल टाइप में करेंगे जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। दूसरा, ये जो यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव है, इसको ओल्डेस्ट जो है, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले कोई जीव था तो एक कोशिकीय जीव थी आपकी यूनिसेल्युलर। और लगभग ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर एगो, लगभग 3.5 बिलियन ईयर एगो इन यूनिसेल्युलर जीव का पृथ्वी पर अवतरण होता है, ये अस्तित्व में आते हैं। और जहां तक मल्टी सेल्युलर की बात करेंगे तो ये मल्टी सेल्युलर जो है वो लगभग आपके 2.5 बिलियन ईयर एगो पहले इनका एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। तो सेल की पहली विशेषता ये हो गई कि एक सेल के भी बने हो सकते हैं और एक से ज्यादा सेल के भी बने हुए जीव हो सकते हैं। दूसरा, एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम सिंगल सेल, मतलब कि कोई भी बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनका शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होता है।
मतलब कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल से ही धीरे 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 उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है और रेप्लिकेशन होता चला जाता है और वो उनकी जो है संख्या बढ़ती चली जाती है आपका। तो एक ही सेल से बहुत सारे सेल का निर्माण होता है और उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण संभव हो पाता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन या कोशिका का विभाजन होना। इसको हम लोग अगले लाइन लिखें, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब कि एक सेल जस्ट अपनी कॉपी बनाती है, फिर वो आगे की ओर बनाती है और इस प्रकार से एक सेल के द्वारा कई रेप्लिकेशन माध्यम से सेल का निर्माण होता चला जाता है, इसमें वृद्धि होती चली जाती है आपका। जैसा कि आप देखेंगे कि यंग एज में जो है वो क्या होता है कि इस सेल का जो ये प्रोसेस होता है वो तेज होता है, वो बहुत आसानी से तेजी से ग्रो भी करती है। अगर कहीं कटा फटा रह गया है तो उसको बहुत जल्दी सही कर देती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ते चला जाता है ये सेल डिवीजन का प्रोसेस वीक होता चला जाता है और इसके कारण कोशिकाएं फिर अपनी कोशिकाओं का निर्माण करने की गति उनकी कम होती चली जाती है। इसे हम लोग बुढ़ापा एज में कहते हैं और धीरे धीरे सेल का जब डिवीजन होना बंद हो जाता है तो शरीर और भी कमजोर होती चली जाती है। तो अगला लाइन लिखा, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि पहले के सेल से ही मल्टी सेलुलर सेल्स का निर्माण होता है। तो ये दूसरा पॉइंट इसके सेल की विशेषता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, सेल्स वेरी इन साइज, शेप, नंबर एंड स्ट्रक्चर। मतलब कि ये सेल जो है वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, इनका आकार अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे कि हम इसमें चर्चा कर सकते हैं कि औसतन माना जाता है कि लगभग 1 से 100 माइक्रोमीटर इनकी सेल की एक साइज होती है, जिसमें सबसे छोटी जो साइज होती है वो एक बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी होती है, जिसका जो डायमीटर होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ये सबसे छोटी मानी जाती है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग, ऑस्ट्रिच आपने देखा ही होगा, ऑस्ट्रिच के एग जो है उसका सबसे बड़ा साइज होता है, लगभग 175 इंटू 130 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। तो सबसे छोटा जो आपका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का और सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रिच का। ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल जो होती है वो स्पर्म या गैमेट सेल का होता है। और सबसे बड़ी अगर बात करेंगे ह्यूमन में तो वो फीमेल जो ओवम होता है या मादा जनन कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। जबकि सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है, इसको तंत्रिका कोशिका हम लोग कहते हैं। ये कुछ जानना महत्वपूर्ण है। तो हम देख रहे हैं कि साइज में डिफरेंसेस होते रहते हैं आपका, इवन कि एक ही शरीर में आपके डिफरेंट टाइप्स के साइज के आपको सेल्स मिलेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन डिसाइड होते हैं। उसी ढंग से शेप अलग अलग हो सकता है ये, जैसे कि कुछ सेल जो है वो सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, बेलनाकार रूप में हो सकते हैं, कुछ आपके अंडाकार हो सकते हैं, आपके कुछ सर्कुलर वृत्ताकार हो सकते हैं, कुछ लंबवत हो सकते हैं। तो सेल का शेप भी अलग अलग होता है। वैसे नंबर्स भी अलग होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि एक तो यूनिसेलुलर केवल एक है, मल्टी सेलुलर में नंबर्स के आधार पर अलग अलग संख्या हो सकती है। जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो लगभग इसमें ट्रिलियंस, आपके खरबों की संख्या में इसमें सेल्स पाए जाते हैं। आपका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर को हम लोग सेल स्ट्रक्चर अगले सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जिसमें हम सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उनके वर्क क्या है, उसके विषय में बात करेंगे। तो हमने देखा कि सेल वेरी इन साइज, शेप, नंबर एंड स्ट्रक्चर एज दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब सभी सेल का अपना अलग अलग वर्क होता है, वो उस हिसाब से अपना कार्य करते हैं। परंतु बट बेसिक कंपोनेंट्स आर कॉमन टू ऑल बायोलॉजिकल सेल्स। परंतु कुछ इनमें मूलभूत समानताएं भी होती है सेल में। तो ये तीसरी आपकी विशेषता रही सेल की। चौथी विशेषता की बात करेंगे, सम सेल्स लाइक WBC, व्हाइट ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल एंड अमीबा, ये ऐसे कुछ सेल हैं। एक तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है WBC, RBC। WBC जो है एंटीबॉडी का काम करता है, वो जो ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे जो हानिकारक तत्व होते हैं उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। तो WBC और RBC और एक अमीबा जो अलग जीव है,
ये कुछ ऐसे सेल्स के एग्जांपल्स हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि अपने शेप को वो चेंज कर सके। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन जो है वो इनमें क्षमता होती है कि अपने शेप को बदल सकते हैं। अगला देखेंगे जिसकी विषय में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ये सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर होता है इसकी चर्चा कर चुके हैं। फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, और बाकी वही चीजें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो लगभग सेल के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल, तो ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल के टाइप्स। उसके बाद हम लोग थर्ड फोर्थ वीडियो में हम लोग सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उम्मीद है आपको सेल से संबंधित ये जानकारी आपकी मदद करेगी।